नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है a -14 और +4। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की -10 आ जाएगी। और बी की वैल्यू दे रखी है 4 - 14। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, ये भी -10 आएगी। और ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, -10 मल्टीप्लाई -10। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहला वाला ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान बताओ। देखो ये घड़ी है, 8 बज रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ 8 पे होगी और जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ 12 पे होगी। ठीक है, जो ये घड़ी होती है इसमें 12 खंड होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे करते हुए 12 बार डिवीज़न होता है और यहाँ 12 आ जाता है। ठीक है ना। अब ये टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो एक जितना भी ये खंड आएगा ये कितने डिग्री का आएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितने, इन दोनों के बीच में कितने खंड बने हुए हैं। एक यहाँ 9 होगा, उसके बाद यहाँ 10 होगा, उसके बाद यहाँ 11 होगा और फिर 12 होगा। तो मतलब 1 2 3 और 4 खंड बने हुए हैं और एक खंड का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो 4 का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें सरल करना है। तो देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए आपको बॉड मास के मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। बॉड मास क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये भाग हो गया और उसके बाद ये गुणा हो गई और ये एडिशन, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -2 से -18 को भाग कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब इस इतने का कोई मतलब नहीं रहा, इसकी वैल्यू 9 आ गई। 9 से 27 को भाग करेंगे तो ये कितना आ गया, 3। मतलब इतने की कोई वैल्यू नहीं है, अब इसकी वैल्यू 3 है। का मतलब होता है गुणा, और ये -3 है। -3 में 3 के गुणा होगी तो ये कितना होगा, -9। और इधर के -4, तो -4 और -9 कितना आ गया, -13। और यहाँ पे क्या, 78। अभी ब्रैकेट से बाहर आ गए। ठीक है ना। और 78 को -13 से भाग देंगे तो 13 6 78, ये -6 आ गए। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मध्य अनुपात क्या होता है कि 2 का ए से वही रिलेशन है जो ए का 98 से। तो ए जो है वो मध्य अनुपात कहलाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए से ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a² बराबर 2 × 98 हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 2 × 98 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 49 और यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और इधर से 7 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4624 का वर्गमूल क्या होगा। देखो अगर आपको ये बेसिक से निकालना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर दूंगा। पर यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो लास्ट में 4 कब आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर हो या फिर 8 का स्क्वायर हो। 6 का स्क्वायर होगा तो 6 आएगा और 4 का स्क्वायर होगा तो भी 6 आएगा। तो ये 2 ही कंडीशन है, या तो फर्स्ट होगा आंसर या फोर्थ होगा। अभी क्या है, एक 68 है और एक 72 है, बीच में क्या 70 आ रहा है। मैं 70 का स्क्वायर करके देख लेता हूँ, ये तो मेरे लिए आसान है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4900। अभी ये वैल्यू देखो, ये 4900 से ज़्यादा है या कम है, ये 4900 से कम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 68 होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा ये 68 की जगह और भी वैल्यू हो सकती थी, पर यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू फिट नहीं बैठ रही है। इसका मतलब इसकी प्रॉपरली इसका वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्टली आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का 68 आंसर हो गया। आप टिक मारो चौथे वाले आंसर पे और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए को कार्य पूरा करने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ के जाना पड़ा। ए ने कुछ दिन काम किया और फिर छोड़ के चला गया। इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। देखो ए ने कुछ दिन काम किया होगा और उसके बाद बी तो पूरे टाइम लगा ही रहा, तो टोटल 16 दिन में काम खत्म हुआ। तो बी ने तो पूरे 16 दिन काम किया ही होगा। अभी ये क्या कह रहा है कि अकेले ए इस काम को अगर 21 दिन में कर दे,
अगर ए से सिर्फ कराते हम अकेले से तो 21 दिन में करता। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ गया 84, 12 सत्ते 84 और 21 चौके 84। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी 4 आ गई और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये बी की आ गई 3। अभी देखो ये जो कंडीशन ये दे रहा है कि बी ने तो लगातार काम करता ही रहा, तो बी ने अगर 16 दिन काम करा होगा 3 के हिसाब से तो इसने कितना काम करा होगा 48 काम किया होगा और टोटल काम कितना था 84। तो ये बचा काम कितना, ये बच गया 36 काम। ये 36 काम किया किसने होगा, ये ए ने किया होगा, उतना करके वो छोड़ के चला गया था। तो 36 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 36 काम में इसकी कार्य क्षमता कितनी है 4, तो 36/4 करेंगे तो इसने स्टार्टिंग में 9 दिन काम किया और 7 दिन और काम चला था क्योंकि टोटल 16 दिन काम चला था। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था। देखो काम यहाँ खत्म हुआ, इससे कितने दिन पहले चला गया 7 दिन पहले चला गया था छोड़ के। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रम से 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। देखो एक ए पाइप था, ये 4 घंटे में भर सकता है। ये बी पाइप है, ये कितना 10 घंटे में भर सकता है। अभी क्या कह रहा है, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये इसको खाली करेगा। इनका 4, 10 और 6 का एलसीएम लिया, कितना हो गया 60। इसकी कार्य क्षमता 15 आ गई, इसकी 6 आ गई और इसकी -10 आ गई। इसकी माइनस इसलिए करी इसी की क्योंकि ये खाली कर रहा है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर, सिर्फ 3/5 भाग भरा हुआ है तो 3/5 की 60 में गुणा कर लो, 5 से 60 गया 12, 12 3 36, मतलब सिर्फ 36 भरा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। देखो टोटल था 60 और 36 भरा हुआ था, तो अभी और कितना भरना है 24 भरना है। और 24 भरने के लिए इन तीनों की एक साथ में करता हूँ, 15 इसका हो गया, 6 इसका हो गया और -10 हो गया तीसरे वाले का। तो 15 और 6 कितना, 21 में से 10 गए 11, मतलब ये 11 लीटर पर मिनट के हिसाब से भराएगा। तो 24/11 इतना टाइम लगेगा इसको, ये मिनट नहीं थे घंटे थे, तो 24/11 घंटे लगेंगे इसको बचे हुए को भरने में। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक संख्या दे रखी है, इसमें कह रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। देखो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो 4 का स्थानीय मान 4 लिख लो और बाकी सबको 0 लिख लो। इस तरह से स्थानीय मान निकालते हैं। और 2 का क्या स्थानीय मान, 2 तो खुद इकाई में है तो 2 की तो 2 ही रह गए, इनका अंतर बताना था। तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 9, 9, 9 और यहाँ पे 3, तो 39,998 आ गया। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः अनुपात कितना होगा। देखो अलग अलग दे रखे हैं 2 के और पूछ रहा है तीनों का एक साथ कितना होगा। तो इसमें तांबे से जस्ते का अनुपात कितना दे रखा है 17:7। निकिल से जस्ते का अनुपात दे रखा है, तो निकिल का कितना है 4 और जस्ते का कितना है 3। ठीक है, इनको तीनों को एक साथ लेना है, तो 7 के आगे जगह तो 7 इधर लिख दो, 3 के आगे जगह तो 3 इधर लिख दो, या तो ऐसे कर लो फिर यह 7 और 3 को बराबर कर लो, मतलब इसमें 3 की गुणा इसमें 7 की गुणा, बात वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 17 3 हो गए 51, 7 21 और 7 चौक 28, यह आ गया 51:21:28। तो इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो इसको यूज करके देखना आप, अगर समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय समीकरणों x + 2y - 8 = 0 ये पहली इक्वेशन है, और 2x + 4y = 16 ये दूसरी इक्वेशन है। इसके युग्म के हलों की संख्या बताओ। देखो इसमें 3 कंडीशन होती है कि ये जैसे 2 इक्वेशन मैंने ले ली, a1x b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इसका मतलब होता है दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही जगह कट करेंगे। अगर कंडीशन इस तरह की बनती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या हम कोइंसाइड इक्वेशन भी बोलेंगे, मतलब एक इक्वेशन जा रही है और दूसरी इक्वेशन भी उसी के ऊपर जा रही है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 पर इक्वल नहीं होता c1/c2 के। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, इनके बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये कहीं भी कट नहीं करेंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 क्या है, यहाँ पे 1 है, A2 क्या है 2 है, और B1 कितना है 2 है, B2 कितना है 4 है, और C1 कितना है -8 और C2 कितना है -16। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1/2 बराबर 1/2 और ये भी 1/2। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रही हैं। और आप भी ये देखो, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं ऊपर वाली में, या इसमें 2 से भाग कर दूं, तो इक्वेशन सेम नहीं है क्या। इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 2x हो गया, ये 4x हो गया, ये 16 हो गया, यही तो इक्वेशन होगी। वैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है 2, ये हमने गुणा कर दी तो सेम होगी। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हल करने के लिए बोल रहा है। इसको भी बॉड मास वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड के हिसाब से क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे, और उसमें भी भाग सबसे पहले करेंगे। तो 2 से 8 को भाग देंगे, क्योंकि 4 और 16 -4 है, तो 16 में से 4 गए तो ये हो गए 12। अब इधर क्या बचा हुआ है, ये 5 गुणा, और इधर 60 भाग 5 है, और इधर भाग 3 है, और इधर क्या 3 से 12 को भाग करेंगे तो ये हो गए 4, और ये गुणा करने से पहले 5 से 60 को भाग करेंगे तो ये हो गए 12, और दोनों के बीच में क्या है गुणा, और 12 चौक 48 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बताओ। देखो ये लालू है और ये बालू है, इसका अनुपात क्या है 1:2, और 7 वर्ष क्या हुआ बाद में, इन दोनों का अनुपात हो गया 3:5। तो देखो अनुपात तो बराबर बढ़ना चाहिए था। 1 में 2 की वृद्धि हुई है 2 रेशियो की, और 2 से 5 जा रहे हैं तो 3 रेशियो की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ये बराबर होना चाहिए। तो हम इस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 का डिफरेंस देखो 2, 1 और 2 का डिफरेंस देखो 1। तो 2 की गुणा तो ऊपर कर देंगे इस वाले में, और 1 की गुणा यहाँ नीचे वाले में कर देंगे। तो 2 की गुणा करी तो ये कितना हो गया 2 और 4, इधर 1 की गुणा करी तो ये हो गया 3 और 5। तो इधर कितना डिफरेंस, अब देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। अभी ये ठीक हो गया है, ठीक है ना। और ये हुआ कितने दिन बाद है, ये 7 साल बाद हुआ ये रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 7 साल। अभी क्या पूछ रहा है, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बताओ। तो बड़ा व्यक्ति कौन है, 1 का 2 है रेशियो, 1 का 4 है, तो 4 वाला जो बड़ा व्यक्ति है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की 7 में गुणा कर दो तो हो गए 4 7 28 साल। तो इसकी बड़े वाले की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु 28 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6 से ही 2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए। देखो 6 से ही 2/9 है, इसमें किससे गुणा करो, मैं x से कर लेता हूँ, और कितना आना चाहिए 40। ये कह रहा है ना गुणनफल 40 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 छिक्के 54 और 2, 56/9 गुणा x बराबर 40 हो गया। 8 से इसको काटो, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, x की वैल्यू आ गई 9 पंजे 45, और बटे में आ गए 7, 7 से भाग देंगे 7 छिंग 42 और 3/7। तो 6 से ही 3/7 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ दे रखा है और ये कह रहा है कि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची गई। तो देखो हरे रंग की कितनी बेची गई, ये देख लेते हैं, 8% बेची गई, तो 8% लिख लेते हैं। और दूसरा क्या था, दूसरा था पीला रंग, पीले रंग की कितनी बेची गई 10%, तो ये 10%। ये पूछ रहा है इन दोनों में कितनी अधिक बेची गई। तो ये पूछ रहा है कि पीले रंग की कितनी अधिक बेची गई, तो 10 में से 8 गया, 2% ज़्यादा बेची गई, और टोटल जो बिकी थी वो कितनी थी 10,000। तो 2% किसका निकालना हमको, 10,000 का 2% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 2% निकालना है, 2 जीरो हटा दो, ये कितना आ गया 100, और इसकी कर दो 2 में गुणा, तो ये हो गया 200। 200 बाइकें ज़्यादा बिकी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। अगर वर्ग की भुजा 1 इकाई होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, हमेशा होगा ऐसा। तो इस क्वेश्चन का पहला ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है, और व्यंजक x² + bx + a जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है। a + b का मान क्या होगा।
देखो अगर ये इसको पूर्णतः विभाजित करता तो रिमाइंडर 0 हो जाता। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस 3 इसका फैक्टर है, ठीक है, एक्स प्लस 3 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो -3 को मैं इसमें पुट करता और अगर ये पूरा विभाजित करता, पूर्णतः विभाजित होता तो ये 0 के बराबर होता। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी शेषफल क्या है -1 बचा है, तो -3 इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -3a प्लस बी और 0 तो आया नहीं क्योंकि शेषफल -1 बच रहा है तो हम -1 रख देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा -3a प्लस बी और ये -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये -1 इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बराबर 0 हो गया -3a प्लस बी प्लस 10 बराबर 0। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आएगी कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये एक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है कि x -3 से इसको विभाजित किया तो इसको भी 0 रखेंगे, x बराबर कितनी आ गई वैल्यू 3। और अगर इसका ये फैक्टर होता तो बराबर 0 रख देते, बट ये क्या कह रहा है यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 39, तो x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो बराबर में 39 रखना होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया और इसमें 3b हो गया, x की जगह 3 रख दिया प्लस a और बराबर में आ गया 39। तो 3b प्लस a और 39 को इधर ले आएंगे तो 9 - 39 बराबर हो गया 0, हो गया 3b प्लस a और माइनस का 30 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं इक्वेशन 1 को इधर रख देता हूँ, ये क्या है 3a और प्लस में b है और प्लस 10 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अभी या तो b और b को बराबर कर लो तब सॉल्व कर लो, या a को बराबर कर लो। मैं क्या a को बराबर कर लेता हूँ, तो इक्वेशन जो सेकेंड है इसमें 3 से गुणा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों साइड करनी होगी, तो 3 में 3 से गुणा होगी तो ये कितनी हो गया 9 हो गया और ये 3a हो जाएगा और 30 में 9 से गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, 9b में b जोड़ेंगे तो ये 10b हो गया और इधर ये माइनस का 90 में से 10 गए, ये 80 बराबर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/10 और बराबर 8। तो b की वैल्यू निकालनी है हमने। अब b की वैल्यू को हम कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, जो भी इक्वेशन आपका मन करता है। मैं फर्स्ट वाले में ही रख देता हूँ, तो ये क्या है -3a प्लस b प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, -3a और b की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 8 प्लस 10 बराबर 0। इधर से -3a बराबर माइनस का 18 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अभी मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू 8 आ गई और a की वैल्यू 6 आ गई। ये क्या पूछ रहा है a प्लस b की वैल्यू बताओ, तो a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे तो 6 प्लस 8 कितना हो गया 14। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा a प्लस b 14 वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इन दोनों का एरिया बराबर है, तो मैं एरिया बराबर कर देता हूँ ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है b1, ऊंचाई कितनी है h1 और ये बराबर दे रखा है। ये समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे हम, तो ऊंचाई गुणा आधार। ठीक है ना, अभी ये कह रहा है कि जो त्रिभुज का आधार था वो इसका आधा है, मतलब b1 की वैल्यू ये बता रहा है कि b2 की आधी होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b1 की जगह b2/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि b1 इसका आधा है, गुणा h1 बराबर h2 गुणा b2। b2 से b2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचे यहाँ पे h1/4 बराबर h2। पूछा क्या है त्रिभुज और चतुर्भुज की ऊंचाइयाँ पूछी है, तो h1 के बटे में h2 ले लूंगा और 4 को इधर भेज दूंगा, तो 4/1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलों और उनके द्वारा जीती गई सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं। देखो ए पार्टी ने दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर इस सब की दे रखी है इसने सीटें, ऐसे ही बी की दे रखी है, सी की और डी की। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या बताओ। देखो इनको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और फिर इन चारों को जोड़ लो। कहने का मतलब इन सारे जितने भी ये नंबर दे रखे सबको जोड़ लो, कुल संख्या पूछ रहे हैं ना, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 534 आ जाएगा, मतलब पहला वाला आंसर इस क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपये है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। परसेंटेज है, देखो जो वार्षिक दर है वो 5% है, 5% का मतलब होता है 1/20। इसको ट्री मेथड से मैं करता हूँ। ठीक है, और 5250 है साधारण ब्याज,
अगर 5250 साधारण ब्याज 3 साल के बाद होगा तो हर साल सेम ही होगा। साधारण ब्याज तो ऐसा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बदलता रहता है। तो 5250 में 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 1750। मतलब पहले साल भी 1750, दूसरे साल भी 1750 और तीसरे साल भी 1750। और फिर अभी यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो 1750 में अगर 20 की गुणा कर दूँ तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी कि कितनी वैल्यू थी वहाँ पे, ठीक है। पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 1750 में 1/20 करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगा, ये निकलेगा और ये निकलेगा। ये क्या ट्री मेथड है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप मेरे को बताइए, मैं इसको अलग से समझा दूंगा या इस क्वेश्चन के भी साइड में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो 1750 में 20 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 87.5 और यहाँ पे भी फिर 87.5 आएगा और यहाँ पे भी 87.5 आएगा और यहाँ पे 87.5 का बटे में 20 आएगा, ठीक है। अब जो साधारण ब्याज है वो तो ये वाला है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको ये, और जो ऊपर वाला ये, तो इनको एक साथ जोड़ लेंगे तो 87.5 3 बार आया, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 262.5 और 87.5 बटे 20 है तो ये आ जाएगा 4.37। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, टोटल कितना है तो ये आ जाएगा 5516.8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुनी है। तो ये सीता है और ये रामू है और इसकी धारिता जो है 3 गुनी है। इसकी मतलब एफिशिएंसी 3 गुनी होगी इसकी बाल्टी की। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी यूज करती है। तो अगर 3 एफिशिएंसी थी 60 बार यूज करती है, मतलब टोटल पानी कितना भरा है 180 लीटर। अब ये कह रहे हैं यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। देखो टोटल 180 है जो इनको भरना है पानी, और इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 1 है, तो ये 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 45 बार। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सूर्या और रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। देखो ये एफिशिएंसी बता रहा है कि सूर्या की एफिशिएंसी जो वो रम्या की एफिशिएंसी से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसकी 1 मान ली तो इसकी 3 होगी, एलसीएम 3 हो जाएगा। और देखो कार्य जो होता है वो अपोजिट होता है एफिशिएंसी का, तो इसको 1 दिन लगेगा तो इसको 3 दिन लगेंगे। 3 को इधर लिख दिया, 1 को इधर ले दिया, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है ये, पर यहाँ पे कितने कम ले रहा है, यहाँ पे तो 2 ही दिन कम ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें 20 से गुणा करनी होगी। तो क्वेश्चन की वैल्यू से मैच करने के लिए हमने 20 से यहाँ गुणा करी तो हमें यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। मतलब एक्चुअल में काम 3 नहीं था, 60 था एक्चुअल काम। तो अभी ये क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलेंगे तो 3 और 1 4 होगी एफिशिएंसी। टोटल काम 60 था, 4 से 60 को भाग कर देंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे, 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के सीट से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि मीनार से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी थी। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है 7 मीटर का और एक ये मीनार है। तो प्लेटफॉर्म के सीट से मीनार की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना दिया मैंने, और ये हाइट हमें पता नहीं तो मैंने h मान ली। टोटल हाइट पूछ रहा है कि टोटल मीनार की हाइट कितनी होगी। अब ये 50√3 दूर है तो ये भी 50√3। यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो 10 30 क्या हो जाएगा, h/50√3, ठीक है। और 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। अभी क्या कह रहा है, मीनार की टोटल हाइट बताओ। तो 7 मीटर तो ये थी और 50 मीटर ये आ गई, तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी, 50 में 7 जोड़ देंगे तो होगी 57 मीटर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो देखो मैंने एक लंब वृत्तीय शंकु ले लिया जिसको हम कोन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है r, वही इसकी ऊंचाई है। और कह रहा है कि इसका जो आयतन है, अब इसका आयतन मैं निकालता हूँ, 1/3 πr² हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। ये अर्धगोला ले लिया, इसकी रेडियस कैपिटल R ले ली, इसका आयतन कितना होगा 2/3 πr³, ठीक है। अर्धगोला है इसलिए लिखा, पूरा गोला होता है तो 4/3 हो जाता है, तो उसका आधा ले लिया। देखो π/3 और π/3 कैंसिल हो जाएंगे और रेडियस और हाइट इसकी बराबर थी, तो ये क्या r³ हो गया, और इधर क्या बचा 2r³, और इनका रेशियो पूछा है तो r/r और होल क्यूब हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ, तो r/r निकालेंगे हम, तो ये इधर 2 के ऊपर क्यूब रूट हो जाएगा और बटे में हो गया 1।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 के ऊपर क्यूब रूट और रेशियो में 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर विपरीत दिशा में चलता है तो u माइनस वी की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और कह रहा है धारा की दिशा में, मतलब u प्लस वी की वैल्यू दे रखी कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अभी किसकी पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि नाव की चाल बताओ। तो इस और 2u की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 76, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38। ऐसे भी कर सकते हो आप, आपको इतना नहीं करना है अगर, तो डायरेक्टली क्या होता है कि जो नाव की चाल होती है उसे निकालने के लिए दोनों चालों को जोड़ो आप, 40 और 36 को, और बटे 2 कर दो, तब भी ये 38 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। और अगर आपको नाव की चाल निकालनी है तो 40 में से 36 को माइनस कर दो और बटे 2 कर दो, तो ये 4/2, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। और अगर आपको देख के ही आइडिया लग रहा है कि एक 40 है और एक 36 है, बीच में 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब एक 38 होगा, एक 2 होगा। कैसे भी निकाल सकते हो जैसा आपको समझ आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्यू और आर मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। और पी और आर कितने दिन में कर सकते हैं मिलकर? 20 दिन में। इन तीनों का ले लिया एलसीएम। ठीक है, तो टोटल काम आ गया 60, क्योंकि 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 20 तिये 60। ठीक है ना। अभी कह रहा अगर तीनों मिलकर काम करें तो मतलब मेरे को P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी चाहिए। पर अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, 4, 5 और 3 को जोड़ूं मैं, क्योंकि 5, 4, 9 और 3 12 है, तो ये जो 12 एफिशिएंसी आई ना, तो देखो P इसमें 2 बार आ गया, इसमें Q 2 बार आ गया, R 2 बार आ गया, मतलब ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 12 आई है। तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और इसमें टोटल काम कितना है? 60, और बटे 6 कर देंगे, तो ये अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस पेपर में आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको और चाहिए इस तरह की वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।